बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। चलिए हम आज इतिहास का क्लास शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण काल में ये देख चुके थे और उसके आगे देखेंगे। और एक विशेष सूचना ये है कि हम लोग अब एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी-जीडी, दरोगा के लिए एक सेट पेपर भी रेगुलर बेसिस पर लाएंगे। ठीक है, आज हम लोग इतिहास का क्लास शुरुआत करते हैं। और एक बात और बताना था कि मौसम खराब होने के कारण, बारिश के कारण हमारा वीडियो डिले हो गया है। इसके लिए आप लोग मैनेज करिए, फिर हम आगे अब शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने का जो नज़रिया है, जो स्रोत है, उसको देख लेते हैं। इतिहास का स्रोत क्या है, कैसे हम लोग इस इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या स्रोत है। तो हम पढ़ते हैं भारत के इतिहास, भारत के इतिहास के अध्ययन का स्रोत। तो आप लोग जानते हैं भारत के इतिहास का अध्ययन का स्रोत क्या है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। आप लोग भारत का इतिहास जब अध्ययन करते हैं तो इसको जानने के लिए हमें क्या है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आप देख लीजिए किन किन चीज़ों को देखकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जैसे हो गए सिक्के। जब उत्खनन किया जाता है, खुदाई किया जाता है, तो हमें सिक्का प्राप्त होता है, अभिलेख प्राप्त होता है। अभिलेख जैसे मिला है, लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ है, ये सब क्या है, अभिलेख है। जितने सारे अभिलेख है उसको गुंबद बनवाया गया है, या छोटे छोटे पहाड़ है, पठार है, उस पर लिखवाया गया है, उसको उस पर अभिलेख जो लिखा है वो मिलता है। तीसरा चीज हो गया स्मारक। स्मारक व भवन, जैसे पुरानी कोई बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक है। तीसरा है, चौथा हो गया चित्रकला, जैसे गुफा में चित्र बना हुआ है। ये सब देखते हैं कब का बना हुआ है, इस हिसाब से पुरातात्विक स्रोत मिलता है। अब मान लिए मूर्तियाँ, जैसे मूर्ति कोई मिला है, जैसे सिंधु सभ्यता में देखेंगे कांस्य की मूर्ति। ये सारी जो चीज़ें हैं, यही सब इतिहास का अध्ययन का स्रोत होता है। और एक हो गया अंतिम रूप से आपका मूर्तियाँ हुए मुहर, जैसे आज स्टाम्प हम लोग लगाते हैं, मुहर लगाते हैं, ठीक उस काल में भी बहुत से काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ मुहर मिलेगा। ये सब क्या है, इतिहास का अध्ययन करने का एक स्रोत है। इससे हमें मालूम चलता है इतिहास के बारे में। और सिक्का का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। और अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन। ये दो चीज जानना बहुत जरूरी है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। ठीक है, ये पुरातात्विक स्रोत संबंधी जानकारी हो गया। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं। इसमें हो गया, एक तो हो गया भारतीय साहित्य, जो भारत में
ग्रंथ लिखा गया है, जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण कलहड़ के द्वारा। उसके बाद से मान लीजिए विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, ये जितना भी ग्रंथ है ये सब आएगा, धार्मिक ग्रंथ होगा। अब है एक विदेशी साहित्य। क्या है? विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में आप लोग देखेंगे बहुत से सारे जो विदेश से आया है, जैसे मध्यकाल में अलबर्नी आया, इस तरह से बहुत से फरनाउन मुनीज, बहुत सारे लोग आएंगे, अपना पुस्तक लिखेंगे, उससे जो जानकारी मिलेगी। ये सब है इतिहास लिखने का स्रोत। ठीक है, तो आप लोग एक बार समझ लिए, इसको और विस्तृत में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप लोग समझ लिए कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। तो इतना आप लोग देख लिए। अब हम लोग जो बचा हुआ था पाषाण काल में उसको देखेंगे। तो पाषाण काल में तो इतना सो बात है, कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ कोई लिपि ही नहीं था, तो लिखना लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, यहाँ होगा सिर्फ पुरातात्विक स्रोत, और वहाँ के लोग इतना डेवलप भी नहीं थे, विकसित भी नहीं थे कि सिक्का बना सके। वहाँ सिर्फ चित्रकारी मिलेगा। वहाँ के लोग मूर्ति से भी अनजान थे, वहाँ कोई देवी देवता भी नहीं थे, क्योंकि लोग अभी प्राकृतिक जो घटना है अभी अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं होता था कि कैसे क्यों हो रहा है। जब नवपाषाण काल होगा तो वहाँ से देखेंगे कि हमारा दिमाग जो है विकसित होगा, तो वहाँ से हम लोग सोचना प्रारंभ करेंगे, वहाँ से ही हमें विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं शुरू हो जाएगा मिलना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पाषाण काल को। क्या देखते हैं? पाषाण काल, इसी को कहिए प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं। अब इसको हम बांटेंगे 3 भाग में। आप लोग जानते हैं पहले से ही। एक आपका हो गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक। इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। इसको कहते हैं मेजोलिथिक। और तीसरा हो गया, पहले लिख देते हैं, नवपाषाण काल। इसको कहते हैं नियोलिथिक। आप लोग देख लीजिए, पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं है, यहाँ सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया है, उसी को हम लोग प्राप्त किए हैं और उसी के हिसाब से अध्ययन करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। पूरा पाषाण काल को भी 3 स्टेज में बांटा गया है। कितने स्टेज में बांटा गया है? 3 स्टेज में बांटा गया है। आप लोग देखिए कैसे बांटा गया है। ये बहुत बारीकी वाली चीज है, बारीकी से बिल्कुल हम लोग गहराई से पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। इसमें पहला जो पूरा पाषाण काल शुरुआत हुआ तो उसका शुरुआती समय, उसके बाद उसके बीच वाला समय, और अंतिम रूप से मान लीजिए पूरा पाषाण काल खत्म हुआ तो मध्य पाषाण काल चालू हुआ। ऐसे ही ना समय चलता है। मान लीजिए ये समय चल रहा है तो इसके बाद दूसरा समय, तो इसमें भी 3 हिस्सा में समय को बांट दिया गया। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण का ही निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, और चौथा हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देख लीजिए, पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सा में बांट कर देख रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल
उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को तो 3 हिस्सा में बांटते, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देख लीजिए पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सा में बांट रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और ये तीनों जो काल है ना, यहीं पे मानव ने छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बनाना शुरू कर दिया। उस हथियारों से वो शिकार करता था। इस समय पूरा पाषाण काल में मानव कृषि नहीं जानता था, खेती कैसे होता है, ठीक है, और ना ही कोई धातु इसके पास था। तो धातु ही नहीं रहेगा तो कृषि कैसे होगा। कृषि को जुताई, खेत को जुताई करने के लिए आपके पास हल चाहिए, और हल तभी बनेगा जब आपके पास कोई धातु हो, या उस मिट्टी को चीरने वाला कोई मजबूत चाहिए ना वस्तु, तो था ही नहीं। तो अभी सिर्फ क्या है, इंसान के पास सिर्फ जीवन जीने के लिए शिकार है। और ये तीनों काल में क्या है, इंसान पहला बार शिकार करने के लिए कुल्हाड़ी खोजेगा, आग का आविष्कार होगा, क्लीवर खोजेगा, स्क्रैपर खोजेगा। ये सब क्या है, ये उसके प्रारंभिक हथियार है। मनुष्य जिसे जानवरों को मारता था और आग में पका करके खाता था, ठीक है। तो देख लीजिए पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें क्या हुआ था, मानव के हथियार छोटा और पतला होने लगा था। ये जो तीनों काल है ना, इसी काल में मानव के हथियार छोटा और पतला होने लगा। इन तीनों काल में जैसे मान लीजिए यहाँ से वो लोग हथियार पत्थर को बनाना स्टार्ट किए, तो पत्थर को ही घिसाई करके अब वो छोटा और पतला बनाने लगे ताकि दूर दूर तक जाकर शिकार कर सके। अब मान लीजिए बड़ा सा पत्थर ले लीजिए, उससे कैसे चलेगा, दूर तो आप उसको ढोकर ही ले जाने में पूरा थक जाएंगे। इसलिए अब वो लोग छोटे छोटे हथियार बनाने लगे और शिकार जाकर दूर दूर करते थे, ठीक है। तो आप लोग देख लिए पूरा पाषाण काल के बारे में। अब इसके बारे में एक एक काल को हम अलग अलग देखेंगे, उस काल में क्या क्या होता था, ठीक है। तो इतना हम लोग अब मिटाते हैं। अब देखते हैं पाषाण काल में क्या क्या खोज हुआ और कौन कौन से जगह से आज साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। ये सब हम लोग देख लेते हैं। मानव ने तो हथियार अपना छोटा और पतला बना लिया पाषाण काल के ही तीनों काल में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, देख लेते हैं अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, इसी को कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। इस समय मानव क्या था, मानव शिकारी था। मानव शिकारी था। भोजन के रूप में भोजन क्या करता था, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी था। मतलब उसका कर्म पेशा क्या करता था, शिकारी के रूप में था। शिकारी से ही अपना भोजन जुटाता था। और भोजन में मांस व कंदमूल, मतलब जानवरों को मारता था, खाता था। कंदमूल मतलब कोई मिल गया, जड़ जैसे पेड़ पौधा से होता है, कुछ भी मिल गया, बस उसका यही जीने का पूरा आशय था, ठीक है। अब इसमें खोज क्या क्या हुआ देख लीजिए। पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा क्या क्या खोजा गया, तो इसमें इन्होंने खोजा क्या था देख लीजिए। खोज इनके द्वारा हुआ
आप लोग देखते हैं ना, आग, ये पूरा पाषाण काल की ही देन है। पूरा पाषाण काल से ही आग आ रहा है। जो हम लोग अग्नि का उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, ये लोग भी अपना मांस पकाने में यूज करते थे। ठीक है, ये है आग का खोज। दूसरा है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को ही कहते हैं हैंड एक्स। क्या कहते हैं? हैंड एक्स। ये कुल्हाड़ी पूछा जाएगा, कुल्हाड़ी का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। आप लोग, आग का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। और ये कुल्हाड़ी का खोज कहाँ से किसने किया, ये भी एक मायने रखता है। तो इसको देख लीजिए, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के निकट से खोजा। यानी 1863 में खोजा गया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा कि मद्रास के निकट में कि कुल्हाड़ी पूरा पाषाण काल में मानव यूज करता था। समझते चलिए, मानव उस समय शिकारी था, भोजन मांस और कंदमूल के रूप में करता था। खोज उन्होंने आग का किया था, कुल्हाड़ी का किया था, जिसे हैंड एक्स भी कहते हैं। और इस बात को पता हमें 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा चला कि पूरा पाषाण काल में मानव कुल्हाड़ी यूज करता था। ये बात रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने बताया। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और हथियार, स्क्रैपर। स्क्रैपर और सारे हथियार है, लेकिन इसको आप जानकर रखिए, पूरा पाषाण काल में आग, कुल्हाड़ी, स्क्रैपर ये सब खोज हुआ था। माने उस समय के मानव यूज करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, आप लोग इतना देख लिए। अब एक और चीज देखते हैं कि अनजान किस किस चीज से थे वे लोग। अनजान तो वो लोग कृषि से थे, कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे लोग धातु समझते हैं, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब धातु है। वे लोग को मालूम नहीं था, अनजान थे ये सबसे। कृषि, खेती कर रहा, धातु ही नहीं है तो कृषि कैसे होगा? ठीक है, बिल्कुल अनजान थे। अब एक इसमें फैक्ट बच रहा है कि इससे संबंधित स्थल मतलब ये पूरा पाषाण कालीन वस्तुएं या वहाँ उसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, ये एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए, पूरा पाषाण काल के मानव शिकारी था, भोजन के रूप में मांस और कंदमूल यूज करता था। खोज आग का, कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, जिसको हैंड एक्स कहते हैं। हैंड एक्स की पता किसने लगाया? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के निकट से खोजा था। अनजान थे कृषि और धातु से। बिल्कुल आप लोग इसी तरह से नोट्स बनाएं और अपने कॉपी पर लिख लीजिए। एग्जाम के पहले एक नज़र देखिए और जाकर बैठ जाइए, फिर देखिए इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा वीडियो बनते रहेगा, आप लोग इसका आनंद लेते रहेंगे और सभी एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेंगे। बिल्कुल हम लोग इतिहास को गहराइयों से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं पाषाण कालीन स्थल। क्या देखते हैं? स्थल मतलब होता है कौन कौन सी जगह है जहाँ से पाषाण कालीन वस्तुएं या वहाँ मानव रहता था का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, एक है सोहन घाटी। क्या है? सोहन घाटी। घाटी मतलब होता है नदी के किनारे। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, एक हो गया सोहन घाटी, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब दूसरा भी स्थल देख लीजिए, कौन सा है? दूसरा स्थल आपको हो गया भीमबेटका। भीमबेटका
भीमबेटका। ओह, भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश रायसेन जिला में। यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? साक्ष्य क्या मिला है? यहाँ से साक्ष्य के रूप में मिला है चित्रकारी, चित्रकारी, चित्रकला का साक्ष्य मिला है। यहाँ उस समय के मानव ने गुफा में कुछ चित्र बनाया हुआ है, वो चित्र मिला है। कहाँ से मिला है? भीमबेटका से क्या मिला है? चित्रकारी का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। बिल्कुल ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए, एक है बेलन घाटी। क्या है? बेलन घाटी। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। अब एक देख लीजिए, नर्मदा, नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र से क्या साक्ष्य मिला है? साक्ष्य के रूप में यहां से मिला है मानव का साक्ष्य। क्या मिला है? बिल्कुल, ये 4 पॉइंट है। इसी तरह पॉइंट बना करके याद रखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस पूरा पाषाण काल से इतना क्वेश्चन आप जान गए तो समझ जाइए कि किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, एक बात और है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? चित्रकला के, चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। लिख लीजिए चित्रकला, साक्ष्य चित्रकला का। और बेलन घाटी से उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से यहाँ हड्डी का साक्ष्य मिला है, हड्डी का साक्ष्य। और नर्मदा घाटी से मानव का साक्ष्य मिला है। माने भारत में सबसे पहले मानव नर्मदा घाटी में ही रहना शुरू किए थे। समझ गए? इतना हो गया। और भीमबेटका के बारे में एक और तथ्य है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। 2003 में, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। - 2003 में फ्रेश नहीं उग रहा था, मिटा दिए। 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इतना तथ्य याद है तो फिर आपको पाषाण काल से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से, पाषाणकालीन मानव कैसा था? शिकारी था। भोजन क्या करता था? मांस और कंदमूल का। ठीक है, उस समय का 4 स्थल सोहन घाटी, भीमबेटका, नर्मदा घाटी और एक है बेलन घाटी। ये सब देख लीजिए कहाँ पड़ता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सोहन घाटी पाकिस्तान में, और यहाँ लिखे थे आपको
बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में पड़ता है। नर्मदा घाटी का साक्ष्य मानव का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से हथियार के रूप में हैंड एक्स, कुल्हाड़ी और आग का खोज हुआ है। और तीसरा स्क्रैपर। ये सब जान लीजिए, पूरा पाषाणकालीन है। पूरा पाषाण को 3 हिस्सा में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये तीनों काल में ही हथियार छोटा और पतला होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।